वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुमनाम नाइट में। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक ऐसी कहानी लेकर जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है बल्कि उस सच की है जिससे लोग जितना भागते हैं वो उतना ही उनका पीछा करता है। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी खतरनाक कहानियां लाने की हिम्मत देता है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा भयानक सफर है जिसमें रहस्य भी है, मौत की सिहरन भी, और वो अनदेखी परछाइयां भी जो इंसान को तभी दिखाई देती हैं जब जिंदगी और मौत के बीच बस एक सांस का फौसला बचा होता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि उस रात विजय के साथ क्या हुआ, तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए डर के उस दरवाजे को खोलने के लिए, जिसे एक बार खोलने के बाद वापस बंद करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वह कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का ऐसा सच है जिसने मेरी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग कहेंगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, और मैं भी कभी यही सोचता था। लेकिन दोस्तों, जब जिंदगी आपको अपनी उंगलियों से पकड़कर घसीटकर उस अंधेरे में ले जाए जहां तर्क, विज्ञान, हिम्मत सब घुट घुट कर मर जाते हैं, तब इंसान समझ जाता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। मैं रहने वाला हूं रूपावली गांव का, एक साधारण शांत सा गांव जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाज से होती है और रातें इतनी सुनसान होती हैं कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती है। गांव के बीचों बीच खेत, तालाब, मंदिर, सब कुछ सामान्य। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप गांव से बाहर की तरफ निकलते हो, बरगद और पीपल के पेड़ों के बीच एक ऐसी हवेली खड़ी है जिसे देखकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। लोग उसे कहते हैं पीपल वाली हवेली, और कुछ लोग उसे रानियों का अड्डा भी बुलाते हैं। बचपन से ही उस हवेली की कहानियां सुनकर मैं बड़ा हुआ था। कहते हैं कि उस हवेली में राजा की 5 रानियां रहती थीं, और फिर एक रात न जाने क्या हुआ, राजा ने 5 रानियों के साथ मिलकर उसी हवेली में सामूहिक आत्महत्या कर ली। लेकिन यह कहानी असल खतरा नहीं थी। असली डरावनी बात थी उस हवेली का तहखाना, जहां स्थापित थी एक बेहद रहस्यमयी, भयानक और सुंदर यक्षिणी की मूर्ति। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि वह यक्षिणी कोई साधारण पूजा की मूर्ति नहीं है। वह एक काम वासना की देवी है जो जवान मर्दों की ऊर्जा, उनकी आत्मा, उनके अस्तित्व तक को चूस लेती है। जो भी जवान लड़का उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया, या आया तो केवल उस हालत में कि पहचानना भी मुश्किल हो जाए। किसी की हड्डियां मिली, किसी के कपड़े, किसी का कैमरा, किसी की चप्पल, किसी का फोन, लेकिन इंसान कोई नहीं लौटा। मेरे पिताजी तो मुझे खास तौर पर चेताते थे, विजय बेटा, तू शहर में पढ़ा लिखा है, तुझे इन बातों पर हंसी आएगी, पर मेरी बात मान ले, उस हवेली की तरफ देखना भी मत। वहां जो भी गया उसकी हड्डियां तक नहीं मिली। मैं उस समय हंस देता था। मेरे दिमाग में विज्ञान, तर्क, लॉजिक सब भरा हुआ था। मुझे लगता था कि गांव वाले अंधविश्वासी होते हैं और यह सारी कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी इंसान अपनी जिज्ञासा से खुद अपनी बर्बादी लिख देता है। मुझे बचपन से ही रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रही है। शहर में पढ़ाई करके जब मैं 2 महीने के लिए गांव वापस आया तो मेरा दिमाग फिर से उसी हवेली की तरफ भटकने लगा। मैंने सोचा, चलो देखते हैं आखिर ऐसा क्या है वहां। अगर सच में कोई खतरा है तो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, फोटो खींचूंगा। अगर अंधविश्वास है तो गांव वालों को बता दूंगा कि डरने की जरूरत नहीं। मेरी इस सोच में थोड़ा सा विज्ञान था और उससे ज्यादा मूर्खता। मेरे अंदर एक अजीब सी आग जलने लगी थी कि मुझे यह रहस्य खोलना ही है। दिन निकला, दिन ढला, और फिर वो रात आई, कार्तिक पूर्णिमा की रात। पूरा गांव चांदनी में नहाया हुआ था। रात की हवा ठंडी थी और आसमान एकदम साफ। चांद इतनी तेज चमक रहा था कि लगता था धरती पर किसी ने चांदी बिछा दी हो।
मैंने एक छोटा बैग पैक किया, एक टॉर्च, मोबाइल, छोटा कैमरा और पानी की बोतल। घर वालों को मैंने झूठ बोल दिया, मैं रात दोस्त के घर रुकूंगा, और फिर बिना किसी को बताए मैं अकेला निकल पड़ा उस हवेली की तरफ। दोस्तों, जैसे जैसे मैं हवेली के पास पहुंच रहा था, मेरे पैरों की गति धीमी होती जा रही थी। वहां की हवा, मैं कसम खाकर कहता हूं, गांव की हवा से बिल्कुल अलग थी। थोड़ी भारी, थोड़ी नम, और उसमें मिली हुई थी एक अजीब सी मादक सुगंध, गुलाब की, चंदन की, और कुछ ऐसी खुशबू जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। हवेली के आसपास के पीपल और बरगद के पेड़ हवा से हिल भी रहे थे, लेकिन उनकी सरसराहट में भी जैसे दर्द था, जैसे कोई रो रहा हो, कुछ कह रहा हो। मैंने टूटी हुई दीवार फांद कर अंदर कदम रखा। जैसे ही मेरा पैर हवेली के आंगन में पड़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास की हवा अचानक घनी हो गई हो। आप समझते हैं ना, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपके चारों ओर घूम रही हो। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उसे ऑन किया। रोशनी के कोन में उड़ती धूल ऐसे दिख रही थी जैसे लाखों अदृश्य परछाइयां मेरे चारों तरफ घूम रही हों। हवेली के टूटे खंडहर, आधे गिरे स्तंभ, टूटी खिड़कियां, सब कुछ एकदम भयावह। लेकिन दोस्तों, मेरी नजरें बार बार उसी दिशा में जा रही थीं जहां तहखाने का रास्ता था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे थे। डर भी था, उत्सुकता भी, और शायद वो मादक सुगंध मुझे अपने अंदर खींच रही थी। मैं हवेली की पुरानी रसोई में पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा था। जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया, दरवाजा ऐसे चीखा जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। उस आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक में झंझनाहट उतार दी। अंदर टूटी अलमारियां, जाले और फर्श पर गिरे बर्तन, और वहां एक कोने में तहखाने की तरफ जाने वाली पुरानी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां। मैंने टॉर्च नीचे की तरफ डाली। घना अंधेरा, एकदम काला, जैसे रोशनी वहां जाते ही मर जा रही हो। मेरी सांस अटक गई, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ा। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था, मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी, इतनी कि मेरे हाथ कांपने लगे। ये गर्मी बाहरी नहीं थी, ये गर्मी मेरे भीतर से उठ रही थी, जैसे मेरी नसों में किसी ने आग भर दी हो। मेरे मन में एक अनचाही, अनजानी, अवांछित लालसा जागने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था, विजय, वापस जा, पर मेरा शरीर, उसे तो जैसे किसी ने अपने कब्जे में ले रखा था। और फिर मैं तहखाने में पहुंचा। एक गोल कमरा, ठंडी हवा, और कमरे के बीचों बीच एक ऊंचा चबूतरा, और उस पर वो यक्षिणी की मूर्ति। दोस्तों, जैसे ही मेरी नजर उस मूर्ति पर पड़ी, मेरी टॉर्च हाथ से छूटते छूटते बची। काला पत्थर, लेकिन ऐसा चमकता हुआ कि जैसे वो जिंदा हो। उसकी आंखें, उसकी काया, उसकी मुद्रा, सब कुछ इतना अमानवीय रूप से सुंदर था कि मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं मूर्ति के करीब गया। मेरे कदम खुद ब खुद बढ़ रहे थे, और तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, आओ विजय। दोस्तों, मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं जोर से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंधेरा, धूल, सुगंध, बस इतना ही। लेकिन अब वो सुगंध और भी तेज हो गई थी, इतनी कि मेरा सिर घूमने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं वापस मूर्ति की तरफ देखने ही वाला था कि तभी दीवार की परछाई में एक आकार बनने लगा, धीरे धीरे मूरत की तरह। और देखते ही देखते वह परछाई एक स्त्री का रूप लेने लगी। लंबे बाल, चमकती आंखें, हवा में लहराते वस्त्र, और उसके आसपास फैलती एक तेज रोशनी। मैं जम गया, एकदम पत्थर। मेरी सांसें रुक गईं, और तभी उसने कहा, तुम आ ही गए मेरे विजय। दोस्तों, उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई वीणा टूट रही हो, दर्दनाक और बेहद सुंदर। मैं भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर अब मेरा नहीं था। उसके हर शब्द, हर गंध, हर नजर मेरे दिमाग पर जैसे कब्जा कर रही थी। और फिर वह धीमे धीमे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें मेरी आंखों में खड़ी थीं, और उसी क्षण मैंने महसूस किया कि यह खेल यहां खत्म नहीं होने वाला, बल्कि यहीं से असली आतंक की शुरुआत होने वाली थी। मैं उस समय तहखाने में था। मेरी टॉर्च हाथ में कांप रही थी, और मेरे सामने दीवार की परछाई से धीरे धीरे उभरकर वो आकृति बन रही थी
जिसे गांव वाले सदियों से यक्षिणी कहते आए थे। मैं कसम खाकर कहता हूं दोस्तों, किसी भी इंसान की हिम्मत उस पल खत्म हो जाती। लेकिन मेरे साथ अजीब बात यह थी कि मैं डर तो रहा था, मगर उसी के साथ एक अजीब सा खींचाव, एक चुंबक जैसी ताकत मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। जैसे जैसे वो आकृति स्पष्ट हो रही थी, वैसे वैसे मेरी सांसें भारी होती जा रही थी। उसके चारों ओर एक हल्की सी चांदी जैसी रोशनी थी, जो हवा में तैरते धूल के कणों को चमका रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे आसपास का माहौल बदल रहा है। तहखाने की ठंडी हवा अब गर्म हो चुकी थी। दीवारों पर जमे जाले ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी अदृश्य हवा की लपट उनके बीच से निकल रही हो। और वो यक्षिणी, वो अब पूरी तरह सामने खड़ी थी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में हल्का हल्का तैर रही थी, जैसे उसके लिए गुरुत्वाकर्षण का कोई मतलब ही नहीं हो। उसका चेहरा, दोस्तों, मैं किसी इंसान से तुलना ही नहीं कर सकता। वो सुंदरता इंसानी समझ से बाहर थी। एक ऐसी सुंदरता जो डर पैदा करती है, जो आकर्षण के साथ विनाश लेकर आती है। उसने अपनी आंखें मेरी आंखों में डाली, और मैं बता दूं दोस्तों, उस एक नजर ने मेरे भीतर बची हुई सारी हिम्मत को जैसे निगल लिया। उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम डर क्यों रहे हो मेरे विजय? दोस्तों, मेरा नाम उसकी जुबान से निकलना ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के अंदर कोई गर्म सुई चुभो दी हो। मेरी टांगें कांप रही थी, पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे अंदर एक हलचल थी, डर और इच्छा दोनों बारी बारी से मुझे कब्जे में ले रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसके कदमों के साथ हवा में एक मीठी सी महक फैल रही थी, चमेली, गुलाब, केसर और कुछ ऐसा जिसकी खुशबू ने मेरे सिर को झंझना दिया। डर, इच्छा, गर्मी, बेचैनी, ये सब मिलकर मेरे दिमाग को किसी तवा बना रहे थे, जिस पर डर और आकर्षण एक साथ सुलग रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से बोला, तुम कौन हो? उसके होंठों पर एक धीमी मुस्कान आई। वो मुस्कान सुंदर भी थी और खतरनाक भी। मैं वही हूं जिसे तुम्हारे गांव के लोग सदियों से पूजा भी करते हैं और डरते भी। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर की गहराइयों को पुकारती है, जिसे तुम खुद भी नहीं समझते। विजय, उसकी आवाज का हर शब्द मेरे कानों में ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने शहद की गर्म धारा मेरे कान से भीतर उड़ेल दी हो। तुम यहां क्यों आए हो? मैंने खुद से ज्यादा डर को शांत करने के लिए पूछा। उसने मेरे चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। उसके कदम जमीन पर नहीं, हवा में फिसलते हुए चल रहे थे। हर बार जब वो मेरे करीब से गुजरती, मेरे शरीर में एक झंझनाहट फैल जाती। जिज्ञासा, उसने कहा, मनुष्य की सबसे मीठी और सबसे विनाशकारी चीज। तुम वैज्ञानिक सोच वाले हो ना विजय? तो देखो, तुम्हारा विज्ञान यहां कहां है? तुम्हारी तर्क शक्ति कहां है? तुम्हारी समझ कहां है? उसके शब्द सीधी मेरी रीढ़ की हड्डी पर चोट कर रहे थे। मैं चाहता था कि मैं आंखें बंद कर लूं, भाग जाऊं, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैंने हाथ में पकड़ी टॉर्च को कसकर पकड़ा, जैसे वो मेरी अंतिम उम्मीद हो। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही फीकी पड़ रही थी, जैसे उसकी चमक उस रोशनी को निगल रही हो। वो अचानक रुक गई, मेरे बिल्कुल सामने, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। लंबी उंगलियां, नुकीले नाखून और कलाई से निकलती हल्की गुलाबी चमक। मेरा हाथ पकड़ो, उसने फुसफुसाया। तुम्हें वो एहसास दूंगी जिसे मनुष्य भाषा में कोई नाम नहीं दे सकता। मैं कांप उठा, मेरे होंठ सूखने लगे। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मेरी आत्मा चीख रही थी, मत छूना, भाग जा विजय। लेकिन मेरा शरीर, वो उसके शब्दों से बंध चुका था। मुझे अपने पिता की चेतावनी याद आई, विजय, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। मैंने जोर से अपनी गर्दन पीछे खींची, खुद को झटकने की कोशिश की, और उस क्षण यक्षिणी की मुस्कान बदल गई। पहले वो आकर्षक थी, अब उस मुस्कान में नफरत थी। नफरत और एक ऐसा क्रोध जो हवेली की दीवारें तक हिला दे। उसने मेरी ठुड्डी पकड़ ली। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन ठंड ऐसा जैसे बर्फ नहीं, बल्कि कोई मरा हुआ शरीर छू रहा हो। मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना विजय, उसने गुर्राकर कहा। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा मैंने सदियों से की है। मैं क्यों? मेरी आवाज कांप गई। उसने मेरी गर्दन के पास चेहरा लाया। उसकी आंखें लाल होने लगी, वैसी लाल जैसे अंगारे चमकते हैं। क्योंकि उसकी आवाज बहुत धीमी पर खतरनाक थी।
तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो मुझे अधूरी है। तुम्हारे भीतर वह गर्मी है जो मुझे पूर्ण कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह मासूम इच्छा है जिसे मैं तोड़कर खा सकती हूं। मैंने डर से आंखें बंद कर ली। मेरी सांसें उखड़ने लगी। उसी समय ऊपर हवेली में कहीं कोई दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि तहखाना हिल गया। यक्षिणी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब क्रोध और भूख दोनों भर चुके थे। लोग कहते हैं, उसने कहा, कि मैं पुरुषों को मुंह में फंसाकर मार देती हूं, पर सच यह है विजय। उसने मेरा चेहरा झटके से अपनी तरफ घुमा दिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। उसके बाल हवा में ऐसे उठ रहे थे जैसे आग की लपटें हों। पुरुष खुद आते हैं मेरी ओर खींचे हुए। मैं तो बस उनकी इच्छा पूरी करती हूं और उनके प्राण मेरा भोजन बन जाते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ पैर अब ढीले पड़ चुके थे। मुझे लगा कि मैं किसी गहरी दलदल में डूब रहा हूं। उसने अपनी उंगलियां मेरी छाती पर रखी और कसम से बता रहा हूं, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को निचोड़ दिया हो। मेरी सांस अटकने लगी। मेरी नजर धुंधली होने लगी। वो और करीब झुकी। उसकी आंखें मेरी आंखों में समा रही थीं। बस एक स्पर्श और तुम मेरे हो जाओगे विजय। मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, भागो विजय, भागो। और तभी तहखाने की दीवार से किसी ने बाहर से जोर का पत्थर फेंका। दीवार में हल्की दरार पड़ी। यक्षिणी गुर्राई, एक जानवर जैसी आवाज। उसने मुझे छोड़ा। उसकी आंखों में झलक थी, तुम अभी गए नहीं, लेकिन जाओगे भी नहीं। और अगले ही पल वो परछाई बनकर धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आखिरी फुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ी, मैं वापस आऊंगी मेरे विजय, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तहखाना अंधेरे में डूब गया। मेरी टॉर्च गिर चुकी थी। मेरी सांसें चल रही थीं, लेकिन मुश्किल से। मैंने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर से हल्की आवाजें आ रही थीं, किसी के कदमों की, किसी के भागने की। मैं अपने कांपते पैरों से जैसे तैसे ऊपर की ओर चढ़ने लगा। मेरी सांस रुक रुक रही थी। दिल तेज धड़क रहा था। सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, मैं जैसे ही तहखाने से ऊपर आया, मैंने जो देखा उसने मेरी रूह को वहीं पत्थर कर दिया। दोस्तों, उस रात जब मैं और रमेश उस पुराने खंडहर वाली हवेली से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे थे, तब हमें लगा था कि शायद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि हमारी बदकिस्मती अभी शुरू ही हुई थी। हम भाग तो आए थे, लेकिन वो परछाई, वो काली औरत, वो मेरे साथ साथ चलने वाली ठंडी हवा, वो सब अभी भी मेरे अंदर कहीं जिंदा थी। मैं घर तो लौट आया, लेकिन घर कोई सुरक्षित जगह नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गया था। रात को जब मैं अपने कमरे में लेटा, तो पहली बार मुझे पूरा कमरा खाली खाली सा महसूस हुआ। मुझे पता था कि रमेश अपने घर चला गया है और मैं अकेला हूं, मगर उस रात का अकेलापन अलग ही तरह का था। पंखा घूम रहा था, मगर उसकी आवाज मुझे किसी औरत की लंबी सांसों जैसी लग रही थी। मेरी आंखें बार बार कमरे के कोनों पर जा रही थीं, खासकर उस कोने पर जहां अंधेरा कुछ ज्यादा गाढ़ा था। मैंने खुद को बार बार समझाया कि ये सब दिमाग की बातें हैं, लेकिन दोस्तों, दिमाग झूठ बोल सकता है, शरीर झूठ बोल सकता है, पर एहसास कभी झूठ नहीं बोलते। और मेरा एहसास उस रात सिर्फ एक बात कह रहा था, विजय, तू अकेला नहीं है। करीब 1:30 होंगे, तभी मुझे लगा जैसे मेरे कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली है। मैंने उठकर खिड़की बंद करनी चाहिए, मगर खिड़की जैसे किसी अंदर की हवा से खुद ब खुद फिर से खुल गई। जिस तरह से वो खुली, उससे मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह सामान्य हवा नहीं थी। मैंने खिड़की को फिर बंद किया और इस बार ताला भी लगा दिया। जैसे ही पीछे मुड़ा, दोस्तों, कसम से कहता हूं, मेरा पूरा शरीर जम गया। मेरे बेड के ठीक पास दीवार पर एक काली परछाई सरक रही थी। परछाई की हरकत इंसानी नहीं थी। वो किसी कीड़ों की तरह दीवार पर चढ़ रही थी और जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, उसका चेहरा दीवार पर फैलता जा रहा था। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने मेरी आवाज खींच ली हो। फिर अचानक वो परछाई रुक गई और दोस्तों, कसम से कहता हूं, उसने अपना चेहरा मेरी तरफ धीरे धीरे मोड़ा। चेहरे पर नाक नहीं, होंठ नहीं, बस 2 गहरे गड्ढे थे और उन गड्ढों में जैसे आग जल रही हो। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली और जैसे किसी ने मेरा कंधा जोर से पकड़कर हिलाया हो,
मैं पसीने में डूबा हुआ उठ बैठा। अरे विजय, क्या हुआ? ये आवाज रमेश की थी। मैं चौंक गया। मैंने देखा मैं अभी भी उस कमरे में हूं, पर रमेश मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, तू यहां कैसे आ गया? उसने कहा, विजय, तू रात भर चिल्ला रहा था। अंकल ने मुझे बुलाया कि तू कुछ बोल रहा है नींद में। मैं आया तो तू बुरी तरह कांप रहा था। दोस्तों, तब मैंने जाना कि जो मैं देख रहा था वो किसी सपने और हकीकत के बीच की चीज थी। कुछ ऐसा था जो सिर्फ दिख नहीं रहा, बल्कि मेरे दिमाग में भी घुस चुका था। रमेश ने कहा, विजय, तू अभी ठीक नहीं है। ये सब उस हवेली की वजह से हो रहा है। हमें किसी बाबा वगैरह के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ, पर रमेश, अभी एक बात बता। मैंने उसे वो सब बताया जो मैंने देखा था। दीवार पर चढ़ती परछाई, उसके आग जैसे आंखें, खिड़की खुद खुलना, सब कुछ। रमेश एकदम खामोश हो गया। उसके चेहरे पर वो डर था जो हवेली के अंदर उसने पहली बार दिखाया था। उसने कहा, विजय, मेरी भी रात बहुत खराब गई है। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया कि जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसकी दादी उठकर बैठ गई और बोली, तू हवेली गया था ना? रमेश हैरान हो गया था, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था कि वो हवेली गया था। उसकी दादी बोली, तुम दोनों को कोई पीछे पीछे आया है, कुछ ऐसा जो जिंदा नहीं और न ही किसी को छोड़ता है। मैंने रमेश से पूछा। उसने बताया कि क्या करना चाहिए। रमेश धीमे से बोला, उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर तुम दोनों ने हवेली की तरफ देखा भी तो वो चीज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और उसने मुझे यहां भेजा ये कहने कि तू 3 दिन तक शाम को बाहर मत निकलना। मैं चुप था, लेकिन मेरे मन में 1000 सवाल उठ रहे थे। फिर रमेश बोला, लेकिन विजय, असली दिक्कत ये नहीं है। मैंने पूछा, तो क्या है असली दिक्कत? रमेश डरते हुए बोला, दादी ने कहा कि विजय को वो चीज कुछ ज्यादा पसंद कर गई है। अब वो हवेली से नहीं, उसी के घर से शुरू कर रही है। ये सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल पकड़कर जोर से मरोड़ दिया हो। दोस्तों, मैं रमेश की बात सोच ही रहा था कि अचानक कमरे का बल्ब जोर से फड़फड़ाया और टुन करके बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रमेश ने मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल भी बंद हो चुका था। उसने कहा, यह क्या हो रहा है यार? अचानक कमरे के किसी कोने से टप 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 गिरने की आवाज आने लगी, जैसे पानी गिर रहा हो। हम दोनों ने एक साथ उस आवाज की तरफ देखा, पर वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। रमेश बोल ही रहा था, वहां कुछ नहीं। तभी वो आवाज तेज हो गई, टप 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 टप। फिर अचानक दीवार से किसी के नाखून जैसी खरोंच की आवाज आने लगी, खर्रर खर्रर खर्रर। मैं और रमेश एक दूसरे से चिपक गए। कमरे का अंधेरा जैसे और काला हो गया था। और फिर दोस्तों, वो आवाज बंद हो गई। हमने सोचा शायद सब रुक गया है, लेकिन तभी मेरे कान के ठीक पास किसी ने फुसफुसाया, विजय। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता उस आवाज में कितनी नफरत, कितनी ठंडक और कितनी भूख थी। मैंने हिलकर भी नहीं देखा। मैं पत्थर की तरह जम गया था। रमेश ने डर से कांपते हुए पूछा, किसने बुलाया? मैंने कहा, मेरे कान में किसी ने। तभी फिर विजय, और इस बार आवाज कमरे के दूसरी तरफ से आई। ऐसा लग रहा था मानो कई जगह से एक साथ कोई मुझे बुला रहा हो। हम दोनों दरवाजे की तरफ भागे। मैंने दरवाजा खींचा। दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि हमने कभी ताला लगाया ही नहीं था। रमेश जोर से चिल्लाया, कोई है बाहर? दरवाजा खोलो! लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। हम जितना भी धक्का मारते, वो उतना ही वापस दब जाता। तभी अचानक दीवार के ऊपर की तरफ, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, वहां से एक हड्डियों के चरमराने जैसी आवाज आई। और दोस्तों, जो मैंने देखा वो आज तक मेरी रूह को काटता रहता है। ऊपर की दीवार पर वो काली औरत का चेहरा उल्टा लटका हुआ, और उसकी गर्दन ऐसे टेढ़ी जैसे किसी ने 3 बार तोड़ दी हो। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं, और वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन इंसानों जैसी मुस्कान नहीं। एक ऐसी मुस्कान जैसे किसी को मारकर उसके खून से खेल रही हो। मैं चिल्लाया, रमेश, दरवाजा तोड़ दे! हम दोनों ने जोर से धक्का मारा और दरवाजा अचानक खुद खुल गया। हम दोनों गिरते पड़ते बाहर भागे। जैसे ही बाहर आए, लाइट वापस आ गई। सब सामान्य, सब शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, असल डर तो अभी बाकी था, क्योंकि जैसे ही मैं सांस ले रहा था,
मेरी बाईं तरफ से एक धीमी आवाज आई, ये तो बस शुरुआत है विजय। और मैं ठिठक गया, क्योंकि वह आवाज रमेश की नहीं थी, वह उसी काली औरत की थी। और वो आवाज मेरे बिल्कुल कान के पीछे से आई थी, जबकि वहां कोई था ही नहीं। दोस्तों, उस दिन के बाद मुझे समझ आ गया, हम हवेली से भागे नहीं थे, हवेली हमारे अंदर आ चुकी थी। उस रात जब मैं और रमेश कमरे से भागकर बाहर आए थे और मैंने साफ साफ उस काली औरत की आवाज अपने कान के पीछे सुनी, ये तो बस शुरुआत है विजय, तो मैं समझ गया था कि अब मामला मेरे हाथ में नहीं है। ये अब कोई आम भूत प्रेत वाली घटना नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो मेरे एक एक कदम, एक एक सांस, एक एक धड़कन के साथ जुड़ चुका था। उस रात मैं अपने घर पर नहीं रुका। रमेश ने मुझे अपने घर चलने को कहा। हमने सोचा कि शायद उसके घर पर माहौल थोड़ा सुरक्षित होगा, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं दोस्तों, डर जगह नहीं देखता, वो इंसानों को देखता है। रमेश का घर उसके गांव के बिल्कुल किनारे था। घर पुराना था, लेकिन अंदर सब ठीक ठाक था। उसकी दादी कमरे में बैठी थी और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोली, ये लड़का देर कर चुका है, अब इसे बचाना कठिन होगा। मैंने घबरा कर पूछा, दादी, मुझे बचाना कठिन क्यों? उन्होंने मेरी आंखों में सीधा देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, विजय, वो औरत सिर्फ हवेली में नहीं रहती, वो उस हवेली में बांधी हुई थी और तुमने उसे मुक्त कर दिया है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, लेकिन हमने तो कोई दरवाजा नहीं खोला, कोई चीज छुई भी नहीं। दादी बोली, तुमने उसकी सीमा लांघी और उसे पता चल गया कि तुम दोनों में से एक उसका निशाना बन सकता है और उसने तुझे चुन लिया है। मैंने रुककर गहरी सांस ली। मेरे दिल में जैसे किसी ने बर्फ की ईंट रख दी हो। मैं बोला, मुझे क्यों? रमेश क्यों नहीं? दादी ने जो जवाब दिया, उसने मेरी रीढ़ ठंडी कर दी, क्योंकि तेरा डर सबसे ज्यादा था। दोस्तों, डर को अगर कोई चीज खा ले, पकड़ ले या अपने लिए इस्तेमाल कर ले, तो वो डर नहीं बल्कि तुम्हारा मालिक बन जाता है। और वो काली औरत अब मेरे डर की मालकिन बन चुकी थी। दादी ने हमें बैठाया और रमेश को इशारा किया कि वो एक पुरानी लकड़ी की पेटी लेकर आए। पेटी में कुछ लाल धागे, कुछ राख, एक पीतल का कटोरा और एक छोटा सा ताबीज था। दादी ने ताबीज उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो मेरे हाथ के पास आया, ताबीज अपने आप फट गया। धड़ाम, राख फर्श पर गिर गई। कमरे की लाइट हल्की सी टिमटिमाई। तभी दादी चिल्लाई, पीछे हटो, पीछे हटो विजय से। मैं घबरा गया, रमेश भी डर गया। दादी ने तेजी से फर्श में राख फैलाई और कुछ मंत्र बोले। रमेश ने पूछा, दादी ये क्या हुआ? दादी बोली, इस लड़के के पीछे जो है वो ताबीज को छूने भी नहीं दे रहा। दोस्तों, उस पल पहली बार मुझे समझ आया कि अब ये सिर्फ डर या वहम नहीं था, ये अब मेरे शरीर से जुड़ चुका था। मैंने दादी से कहा, दादी, वो आखिर है क्या? उन्होंने कहा, वो एक औरत नहीं, वो एक आत्मा नहीं, वो बदला है, वो एक अधूरी मौत है, और जो मौत पूरी नहीं होती वो इंसानों को नहीं छोड़ती। मैंने पूछा, लेकिन उसका बदला मुझसे क्यों? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि जो हवेली में उसके साथ हुआ था, तुम दोनों ने वो महसूस किया, तुम दोनों ने उसकी कैद देखी, और ऐसी आत्माएं अपने गवाह नहीं छोड़ती। मैंने कहा, लेकिन दादी, हमें क्या करना होगा? दादी बोली, अभी तो इसे सिर्फ तुझसे खेलना अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे रातें बढ़ेंगी ये खेल जान लेने वाला बन जाएगा। उन्होंने मुझे एक बात कही, आज रात का समय सबसे भारी होगा, तू यहां मत रुकना, मेरे कमरे में भी मत, तू बरामदे के पास पुराने चबूतरे पर जाकर बैठ जा, मैं वहां मंत्र रख दूंगी, कम से कम तू जिंदा रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहां है। डर घर में नहीं था, डर मेरे साथ था, लेकिन कुछ तो करना ही था। मैं दादी और रमेश के साथ पुराने चबूतरे तक गया। दादी ने चारों दिशाओं में राख छिड़की। रात 12 बज चुके थे। चारों तरफ कुत्ते किसी अनजान चीज को देख देख कर भौंक रहे थे। पत्तों की सरसराहट भी अजीब लग रही थी, हवा की ठंडक भी जैसे चुभ रही थी। मैंने खुद से कहा, विजय, बस थोड़ी देर, बस सुबह तक। दोस्तों, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। करीब 12:30। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि चबूतरे के चारों तरफ फैली राख हल्की हल्की हिल रही है।
मैंने खुद को संभाल कर बैठे रहना चाहा, पर तभी आसपास से एक आवाज आने लगी, टप टप टप। वही आवाज जो मेरे कमरे में आई थी। मैंने डरते डरते नीचे देखा। राख के अंदर काले पैरों जैसी छापें बन रही थी, और सबसे बुरी बात, पैर उल्टे थे। मैं जोर से घबरा गया। मैंने रमेश को आवाज दी, रमेश, यहां कोई है? वो और उसकी दादी भागकर बरामदे में आए, लेकिन दादी ने चिल्लाकर कहा, चबूतरे की सीमा मत तोड़ना, कुछ भी हो अंदर मत जाना। तभी अचानक हवा इतनी ठंडी हो गई कि मेरी सांस धुआं बनकर बाहर आने लगी। इतनी ठंड जैसे पूरा दिसंबर मेरे सीने में भर दिया हो। और फिर दोस्तों, मेरे पीछे किसी के नाक से लंबी सांस लेने की आवाज आई। मेरी रीढ़ में झटके पड़ गए। वो आवाज इतनी पास थी कि मुझे लगा कोई मेरे बालों को सूंघ रहा है। मैंने हिम्मत करके मुड़ना चाहा, पर तभी एक काली उंगली राख की लाइन के बाहर से अंदर की तरफ आई। लेकिन जैसे ही उंगली राख को छूती, उंगली जलने लगी। औरत ने एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दर्द भरी चीख मारी। रमेश डर से मेरे नाम चिल्ला रहा था, विजय वापस बैठ, हिल मत। दादी मंत्र बोल रही थी, लेकिन वो चीख इंसानी नहीं थी। उसमें इतना दर्द था, इतना गुस्सा था, जैसे उसे सैकड़ों सालों से कैद किया गया हो। चीख रुक गई और अचानक सब शांत। मैंने सोचा शायद वो चली गई, लेकिन तभी मैंने देखा उसके काले उल्टे पैर धीरे धीरे चबूतरे के बिल्कुल करीब आ गए। राख जल रही थी, पर वो फिर भी पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अब राख से भी नहीं डर रही। फिर अचानक उसका चेहरा राख के ऊपर झुक कर दिखा। वही टेढ़ी गर्दन वाला चेहरा, वही गहरे गड्ढों वाली आंखें और वही खून से भरी मुस्कान। वो मेरे एकदम सामने आकर बोली, विजय, तुमने मेरा नाम सुना नहीं अभी तक। मैं कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? और दोस्तों, उसने जो कहा उससे पूरा चबूतरा हिल गया। वह फुसफुसाकर बोली, मेरा नाम ललिता। और तभी मैंने देखा उसके बाल सांपों की तरह जमीन पर सरक रहे थे। उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। फिर उसने मेरे कान के पास आकर कहा, और तुम मेरे लिए बचे हुए आखिरी गवाह हो। अचानक चबूतरे की राख हवा में उड़ने लगी। लाइनों के मंत्र टूटने लगे। दादी चिल्लाई, रमेश, उसे बाहर मत आने देना। लेकिन राख का घेरा टूट गया, और जैसे ही घेरा टूटा, ललिता ने एक जोरदार चीख मारी, अब तुम मेरे हो, विजय। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी छाती में हाथ डालकर मेरी सांसें खींच ली हों। मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगीं, मेरी सांसें भारी होने लगीं, मेरी उंगलियां नीली पड़ने लगीं, और मुझे लगा कि मैं मर रहा हूं। मैंने आखिरी बार सुना, चलो मेरे साथ। और मेरे अंदर एक तेज झटका लगा। फिर अंधेरा, गहरा, काला, असीम। मैं चबूतरे के अंदर मंत्रों के घेरे में बैठा था। ललिता नाम की वह काली प्रेत यक्षिणी मेरे इतना करीब आ चुकी थी कि उसकी सांसें मेरे गले में अटक रही थीं। और जैसे ही मंत्र का घेरा टूटा, उसने मुझे अंधेरे में खींच लिया था। और दोस्तों, अब आप सुनिए उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। अंधेरा, और मैं बेहोश होने जैसा महसूस कर रहा था। लेकिन मैं बेहोश नहीं था, मैं जाग रहा था, मैं देख रहा था, लेकिन मेरे सामने सिर्फ अंधेरा था। मुझे लगा था कि यह वही सामान्य अंधेरा होगा जो इंसान आंखें बंद करने पर देखता है, लेकिन नहीं, यह अंधेरा जीवित था। हाँ दोस्तों, सच में ऐसा लगा जैसे अंधेरा खुद मुझे छू रहा हो, मुझे समझ रहा हो, मुझे निगल रहा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई थी। मेरे कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, चलो विजय, मेरे साथ चलो। और फिर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरे में एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। वह ऐसा दरवाजा था जिसे मनुष्य की दुनिया में कोई नहीं खोल सकता। काला, जला हुआ, और उसके किनारों पर लाल उभरी हुई रेखाएं, जैसे किसी ने उसे खून से चिह्नित किया हो। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से धुआं निकल रहा था, और धुएं में अंधेरे की आकृतियां घूम रही थीं, जैसे कोई मरा हुआ अतीत मुझे बुला रहा हो। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अब रूपावली गांव में नहीं था। मैं एक ऐसी जगह था जहां बनने वाले भूत बनते हैं, जहां अधूरी मौतें अपना घर बनाती हैं, जहां ललिता जैसी प्रेत आत्माएं अपने शिकारों को हमेशा के लिए कैद करती हैं। ललिता का सच, उसकी मृत्यु,
उसका बदला, उसका शाप। अचानक अंधेरे में एक लाल चिंगारी दिखाई दी। मेरे सामने एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वो ललिता थी, लेकिन वह अब उस भयानक काली प्रेत जैसी नहीं थी। वह अब एक औरत की तरह थी, एक खूबसूरत, दुखी, टूटी हुई औरत जिसकी आंखों में सदियों का दर्द भरा था। उसने कहा, देखो विजय, तुम जानना चाहते थे कि मैं कौन हूं, तो देखो। अंधेरा बदलने लगा। मुझे एक पुराना महल दिखाई दिया, राजा, रानियां, और उनमें सबसे सुंदर एक रानी, वही ललिता जिसे राजा ने धोखे से जिंदा जला दिया था, क्योंकि राजा को पता चला था कि ललिता किसी और से प्रेम करती है। ललिता की चीखें, ललिता का दर्द, ललिता की मौत, सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मैंने देखा कि जब वह जल रही थी, वह प्रार्थना नहीं कर रही थी, वह श्राप दे रही थी। मेरी मृत्यु अधूरी रहेगी, मैं वापस आऊंगी, और जो पुरुष मेरी मृत्यु के गवाह बनेगा वो मेरी मौत का साथी बनेगा। और दोस्तों, उसी श्राप से पीपल वाली हवेली का जन्म हुआ था। उसी श्राप से यक्षिणी की मूर्ति बनी थी। उसी श्राप से वो औरत सदियों तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में रही जो उसकी अधूरी मौत को पूरा कर सके। और अब उसने मुझे चुना था। अंतिम निर्णय, जीवन या मृत्यु। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने क्या किया तुम्हारा? ललिता मेरे बिल्कुल पास आकर बोली, क्योंकि तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे महसूस किया, और अब तुम मेरी कैद का एक हिस्सा हो। मैंने कहा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। वह मुस्कुराई। वह डरावनी नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी वाली मुस्कान थी। मरना सभी को पड़ता है विजय, लेकिन तुम्हें वो मौत देनी है जो मुझे मिली थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मेरा शरीर अपने आप उसकी तरफ खींचने लगा। मुझे लगा कि मैं अब सच में खत्म होने वाला हूं। तभी एक बहुत तेज मंत्र की आवाज सुनाई दी। अंधेरा फटने लगा। ललिता चीखने लगी, नहीं, ये कौन है? और अचानक अंधेरे में एक रोशनी की लकीर उभरी। वह रमेश की दादी थी। हाँ, वही बूढ़ी औरत जो इस श्राप के बारे में सब जानती थी। वह मंत्र पढ़ते हुए मेरे तरफ बढ़ रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, दादी, यहां कैसे आई? दादी बोली, ये दुनिया सिर्फ आत्माओं की नहीं है बेटा, भक्ति भी इसकी मालिक है। उन्होंने अपनी कमर से एक मिट्टी का छोटा कलश निकाला। उसमें काली मिट्टी, राख और कुछ पवित्र मंत्र थे। जैसे ही दादी ने वह कलश जमीन पर फोड़ा, अंधेरे में भूकंप जैसा कंपन हुआ। ललिता पीछे हटने लगी। वह चीख कर बोली, नहीं, ये धरती की राख है, ये मेरी कैद को तोड़ देगी। दादी बोली, और तेरी मौत अधूरी रही, लेकिन इसका जीवन अभी पूरा होना बाकी है। ललिता का अंत। ललिता ने आखिरी बार मुझे पकड़ धरने की कोशिश की। उसके हाथ आग जैसे थे, मेरी गर्दन तक पहुंच गए थे। मैं दम घुटने लगा। रमेश दादी ने आखिरी मंत्र चिल्लाकर बोला, AUM अग्नि देवताए नमः सोहा। पूरा अंधेरा आग की तरह जलने लगा। ललिता चीख उठी। उसकी आवाज में सदियों का दर्द था। वह राख बनने लगी। उसकी आंखें पिघलने लगी। उसके बाल जमीन पर गिरकर कोयला बन गए, और कुछ ही पलों में ललिता हवा में बिखर गई। सब खत्म, अंधेरा खत्म, आवाजें खत्म, डर खत्म, और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वापसी रूपावली गांव। जब मैंने होश खोला, मैं वहीं चबूतरा था। मेरे आसपास गांव वाले खड़े थे। रमेश मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। दादी मंत्र पढ़ रही थी, और पहली बार कई महीनों बाद मैंने हवा में वो मादक सुगंध महसूस नहीं की। मैं समझ गया, ललिता अब नहीं रही। उसका श्राप खत्म हो गया था, और मेरी जिंदगी मृत्यु को छूकर वापस लौट आई थी। आज मैं, दोस्तों, ये घटना आज भी मेरे जीवन की सबसे खतरनाक याद है। मेरी हड्डियों में आज भी वह डर बसता है। कई रातें मैं जाग कर काटता हूं। आज भी मैं अकेला सो नहीं पाता। रूपावली की हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई आवाज नहीं आती, कोई सुगंध नहीं आती, कोई लाल आंखें मुझे नहीं ताकती। पर हां, जब भी हवा तेज चलती है, कभी कभी बरगद के पत्तों के बीच एक बहुत ही हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत दूर से कह रहा हो, तुमने मुझे मुक्त किया विजय। लेकिन अब वो आवाज डरावनी नहीं होती। वो किसी मुक्ति की तरह लगती है, किसी दर्द के अंत की तरह। दोस्तों, ये थी आज की डर से भरी, रहस्यों से लिपटी हुई कहानी। उम्मीद है कि आपने इसे सुनते समय उस रात की ठंडक, वो अंधेरा,
और वो अनदेखी परछाइयों की मौजूदगी को महसूस किया होगा। अगर कहानी ने आपकी रूह को जरा सा भी हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी डरावनी, सच्ची और रहस्यमयी कहानियां लाने की ताकत देता है। और याद रखना दोस्तों, डर हमेशा वहीं रहता है, हमारी नजरों के ठीक पीछे, हमारी सांसों के आसपास, बस मौका मिलते ही सामने आने का इंतजार करता हुआ। तो जिंदगी रही तो फिर से मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।